ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम बात करें सीपीआई की राष्ट्रीय सचिव अमरजीत कौर से। उनसे हमने जाना इस प्रोग्राम के अंतर्गत कि आखिर देश की राजनीति को वो किस तरीके से देखती हैं, आज देश की राजनीति किस दिशा की ओर जा रही है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि देश की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं अब भ्रमित होती जा रही है और कहीं ना कहीं लोग भी उसमें अगर उसकी ओर देखते हैं तो भ्रमित हो रहे हैं। और सीधा अब हम उनकी ओर रुख कर रहे हैं और इस चर्चा का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अमरजीत जी, जिस तरह से हमने देखा है कि गरीब एक तबका है हमारे देश में बहुत बड़ा, उसे हम कह सकते हैं, गरीब किसान उसी में से आते हैं। किसानों की स्थिति को बेहतर करने के लिए तमाम राजनीतिक दल, चाहे सत्ता में रहे या फिर विपक्ष में रहे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनको बेहतर जो सुख सुविधाएं हैं वो दी जाए, उनका जीवन बेहतर हो। लेकिन अभी तक नाकामी ही हाथ लगी है। देश का गरीब किसान आखिर क्या करे, उसके लिए क्या दिशा तय होनी चाहिए? देखिए, जो करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। असली बात यह है कि हमारे देश के लगभग 82% जो किसान हैं वो कहना चाहिए कि निम्न वर्ग के किसान हैं। 82%, जिनकी आप ये समझिए कि 2-2.5 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर के नीचे ज़मीन है। उनकी इनपुट जो है लगातार महंगी है और उनके का जो आउटपुट है वो प्रोडक्शन जो है वो उस आधार पे होता नहीं जितना होना चाहिए। उनका जब फसल आ जाती है तो उसके लिए जो उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। ले दे के उनकी इनपुट ज़्यादा होने की वजह से और प्रोडक्शन कम होने की वजह से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो लगातार कर्जों में डूब रहे हैं। ये कर्जा की आत्महत्याएं कर रहे हैं और वो उनको आत्महत्याओं की तरफ धकेलता है। ऐसी सारी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? सिर्फ यही करना चाहिए कि जी हम खेती घाटे का सौदा है इसलिए किसान बाहर हो जाएं, तुम्हारे बस की बात नहीं है, कॉरपोरेट सेक्टर्स आएंगे और कॉरपोरेटाइजेशन ऑफ लैंड कर दो और वो प्रोडक्शन को बढ़ा लेंगे। क्या ये हिंदुस्तान के लिए हल है? बिल्कुल, ये हमारे लिए हल नहीं है। कृषि को सुधारने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है ताकि किसान जो है अपनी इस गरीबी से भी निकल पाए और इन परेशानी से भी निजात पाए। साइंटिफिक इनपुट देना चाहिए, उनकी प्रोडक्शन बढ़े, उनकी सब्सिडी नहीं खत्म करनी चाहिए, उनके इनपुट सस्ते रखने चाहिए, उनकी जो फसल आए उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस तुरंत घोषित होना चाहिए और तुरंत उसकी रिकवरी होनी चाहिए, उनके माल को लिया जाना चाहिए, प्रोक्योरमेंट होना चाहिए। सरकारें प्रोक्योरमेंट बंद कर रही हैं, सरकारें रख रखाव की जगह जो है एफसीआई के सिस्टम को कमज़ोर कर रही हैं और फिर जो गरीब को उसी गोदामों से लेकर के सस्ता अनाज दिया जाता था जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता था, वो पिछले 15 साल के अंदर स्टेप बाय स्टेप उसको ख़त्म कर दिया गया है। उसमें कैटेगराइजेशन और कोटा सिस्टम और टारगेटाइजेशन ये सब कुछ जो किया है उससे क्या है कि ये सारा का सारा सिस्टम ही फेलियर की तरफ है। जबकि फॉरेन कंपनीज को यहाँ सेलोज खोलने के, गोडाउन खोलने की प्रॉमिस करके आए। G20 की मीटिंग के बाद क्या हमारे देश को समझाया गया, बहुत बढ़िया काम करके आए हैं किसानों के हित में और खेती के हित में। असल में अंडरस्टैंडिंग ये बन के आई, फॉरेन कंपनीज को ये कहा गया, जिसमें अमेरिकन और जापानीज कंपनीज थी, कि तुम आओ बड़े बड़े जो है एसी के गोडाउन्स खोलो, तुम्हें स्टॉक रखने में और बिजनेस मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने एफसीआई तो आप संभाल नहीं रहे हैं, अपने रख रखाव की बात नहीं कर रहे हैं, किसान की ज़िंदगी को सुधारने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर किसान इतने गरीब हैं तो उनको ग्रुप्स बना करके, कोऑपरेटिव्स बना करके उनको इकोनॉमिकली अपने इनपुट्स को सस्ता कैसे करना है समझाया जाए, उनको हार्वेस्टिंग में पूल करके इंस्ट्रूमेंट्स को सस्ता कैसे करना है वो समझाया जाए, उनकी फसल जल्दी उठाई जाए, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए और ठीक से ये सारे कदम उठाए जाएं तो हमें इस लैंड बिल की ज़रूरत नहीं है जिसको थोपा जा रहा है। हम किसानों की स्थिति को सुधार सकते हैं। देखिए, मजबूरी में किसान ज़मीन छोड़ता है, नहीं तो ज़मीन से किसान को बहुत लगाव होता है। और हम ये कहेंगे, बहुत बरसों की लड़ाई के बाद हमने बहुत लड़ा, 1894 के कानून से बाहर निकली है, तो कहीं जाके ये बहस में 2013 सितंबर में ये कानून आया। सारी पार्टियां ऑन बोर्ड थी, हम लोगों के फिर भी शिकायतें थी, हम कह रहे थे हम सेटिस्फाइड नहीं। हाँ, आप लोगों ने विरोध किया, हमारा अभी भी, हम उस बिल के साथ गए, हम भी बहुत सी चीजें हमारी मानी गई, लेकिन हम फुली सेटिस्फाइड नहीं थे, तो भी कम से कम कुछ आया। अभी सितंबर 2013 में कानून आया है, 2014 तक अभी रूल्स भी फ्रेम नहीं हुए हैं,
आपने टेस्ट भी करके नहीं देखा और आप ऑर्डिनेंस ला के उसको चेंज करना चाहते हैं। पार्टी जो है आपकी पार्टी इन तमाम चीज़ों के खिलाफ क्या करने वाली है, क्या रणनीति? अगर मैं यहाँ भूमि अधिग्रहण बिल की बात करूँ, तीसरी बार अध्यादेश आ चुका है, आपकी पार्टी की क्या रणनीति है इसके खिलाफ? देखिए, हमारा पार्टी का महाधिवेशन हुआ पौंडीचेरी में अभी मार्च में। वहाँ हमने निर्णय लिया कि इस विषय के ऊपर हम जनता को आगाह करेंगे और आंदोलन करेंगे, और वहाँ से हमने 14 मई का एक पूरे देश का प्रोटेस्ट डे का घोषणा किया, और उस दिन हिंदुस्तान में कम से कम 6000 जगह के ऊपर प्रोटेस्ट एक्शंस हमने ऑर्गेनाइज़ किए, और उससे पहले लाखों की गिनती में जो पर्चे पोस्टर निकाले। अब उस 14 मई के बाद उस प्रोसेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। साइमल्टेनियसली किसान आंदोलनों के अपने जॉइंट एक्शंस चल रहे हैं, जिस किसान आंदोलन में हम लोग भी सक्रिय रहते हैं उसकी भी हम भागीदारी करा रहे हैं। तो हमारी पार्टी वो जो स्वतंत्र रूप से चल रहे आंदोलन है उनका भी समर्थन करने में उतरेगी, और अपने लेवल पे भी इस आंदोलन को जारी रखेगी। तैयार है इसके पूरी तरह से तैयार हैं, वाम पक्ष के साथ मिलके भी और ब्रॉड फोर्स के साथ। लेफ्ट पार्टियां बिहार में अब विधानसभा चुनाव होने हैं, लालू और नीतीश की तिकड़ी आप देख रहे हैं, जो दोनों मिलकर जो चल रहे हैं वो देख रहे हैं आप, और किस तरह से चल भी रहे हैं और रुक भी रहे हैं ये भी अब साफ हो गया। पहले कह रहे थे कि भाई विलय करेंगे, फिर कह रहे हैं गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, ये तमाम जद्दोजहद वहाँ चल रही है। लेफ्ट पार्टी किस तरह की रणनीति बना रही है चुनाव के मद्दे? देखिए, 1 साल के मोदी जी के राज को मद्देनजर रख के ही हम रणनीति बनाएंगे। मोदी जी के 1 साल के राज के अंदर मजदूरों की पिटाई करने के पूरे साधन इंतजाम किए गए हैं। जो श्रम कानूनों में परिवर्तन है, अगर फैक्ट्री एक्ट जिसको वो ज़बरदस्ती लाने की कोशिश कर रहे हैं, 50 तक के या 40 तक के, तो इन जरूरी मुद्दों को लेकर आप चलेंगे ये रणनीति? नहीं, जो श्रम कानूनों में परिवर्तन लाया जा रहा है उससे, देखो ये बहुत ही सीरियस इशू है। इस देश के अंदर 50 करोड़ श्रमिक सरकार के आंकड़ों के हिसाब से हैं, जिनमें से हार्डली 3.5 करोड़ के करीब एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स हैं जो श्रम कानूनों से पूरा फ़ायदा उठा पा रहे हैं। बहुमत जो मजदूर है 47 करोड़ 46 करोड़ के आसपास, वो श्रम कानूनों के जो हैं भी वो लागू नहीं होते हैं उनके ऊपर, और वो बहुत कष्ट में है, और उनमें से बहुत सारे हैं जिन पे श्रम कानून लागू ही नहीं हो रहा है। अब जो मोदी जी कर रहे हैं, जिनके पास सोशल सिक्योरिटी थी या ESIC कार्ड था, जो PF में कवर्ड थे, या जिनकी पेंशन का इशू था, वो सारे के सारे लोग जो हैं उनको भी, उनके ऊपर भी आक्रमण शुरू हो गया ऑप्शन के नाम पे, उन स्कीमों को भी कमज़ोर करने की बात। दूसरी तरफ से श्रम कानूनों में सुधार के नाम पे लेबर कोड बनाने की बातें हो रही हैं, लॉज को अमलगमेट करके। हम इसके विरोध में नहीं है कि आप श्रम कानूनों को सादा करो, सीधा करो, दिक्कत ना हो ना मजदूरों को ना मालिकों को, लेकिन ये सारे के सारे कानून मालिक प्रस्त और सारे के सारे कानून श्रम की पिटाई के लिए, उनकी यूनियनों के और कलेक्टिव बार्गेनिंग के कंसेप्ट को ही ध्वस्त करने के लिए हो जाए, और विदेशी पूंजी को आप ये कहें कि आप चिंता मत करो, रेजिस्टेंस नहीं आपको मिलेगी और सस्ता मजदूर मिलेगा, तो आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्टराइजेशन आप बढ़ा देंगे। हम कह रहे हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दो, और आप जो रेगुलर एम्प्लॉय से काम लेते हैं, इंक्लूडिंग इवन हम मीडिया में भी देखते हैं, रेगुलर एम्प्लॉय को जो पे होती है, ठेके पे वही काम ले रहे होते हैं तो 3 गुना कम पे होती है। ये सिचुएशन हम सीधे सामने देख रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये एक है। दूसरा, इनका स्वरूप जो लैंड बिल के रूप में आया, जिसको आप तीसरा ऑर्डिनेंस फिर से ये ले आए। तीसरा इनका स्वरूप है कि इनके राज के दौरान अच्छे दिन आ गए, अदानी जी के भी आ गए, अंबानी जी के भी आ गए, इन सब के अच्छे दिन आ रहे हैं। चलिए, ये कोशिश रहेगी आपकी। बिहार के चुनाव में क्या रणनीति रहेगी अभी आपने बताया, तो बिहार के चुनाव में क्या रणनीति रहेगी? CPI की अमरजीत कौर ने, जो हमारे बीच में आज मौजूद हैं, उन्होंने हमें बताया कि वो इस रणनीति को लेकर चलेंगी, उनकी पार्टी इस रणनीति को लेकर आगे बढ़ेगी बिहार चुनाव के दौरान। इसके अलावा भी और बहुत सी बातें हैं जो उन्हीं की पार्टी से रिलेट करती हैं कहीं ना कहीं, जानेंगे उनसे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक, जल्द लौटते हैं।